हेलो दोस्तों। विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है। पूरे 2 साल बाद आज अपने देश भारत वापस लौट रहा था। हवाई जहाज से उतरने के बाद वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन में बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ट्रेन ओमकार के शहर रायबरेली से पहले एक स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती है। करीब 30 मिनट के लिए वो ट्रेन वहां ब्रेक लेती है। तो ओमकार सोचता है कि अभी तो काफी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ खा लिया जाए। और वो ट्रेन से उतरता है। जैसे ही स्टेशन पर जाने लगता है तो क्या देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसकी धर्म पत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वो लोग ओमकार को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं, साहब कुछ पैसा दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ओमकार जब अपने माँ बाप को ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो वहीं रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी एक क्या दुविधा आन पड़ी जो ओमकार के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और पत्नी को भीख मांगनी पड़ी। दोस्तों, ये दिल को तार तार कर देने वाली कहानी है। बड़ी ही दुख भरी कहानी है। एक बार थोड़ा सा समय निकालकर कहानी को अवश्य सुनिए, क्योंकि कहीं ऐसा आप लोगों के साथ भविष्य में ना हो जाए। ये कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली की है। ओमकार एक ठीक ठाक परिवार से था। ये दो भाई थे, एक ओमकार और दूसरा योगेश। दोनों का विवाह भी हो जाता है। लेकिन ओमकार की जो भाभी थी वो थोड़ा तेज तर्रार स्वभाव की थी। योगेश की शादी पहले ही हो जाती है। चूंकि वो घर में बड़ा था, पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही गरम मिजाज की थी। बड़ी ही रोमांचक कहानी है, बस सुनते जाइए। क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक कि ओमकार की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने अपने देवर को अपने नैनों के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया था। ओमकार को वो अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती कि जो कुछ भी वो उससे कहती वो हर काम करने के लिए राजी हो जाता। इसी के चलते नतीजा ये होता है कि फिर ओमकार का भी विवाह हो जाता है। ओमकार की पत्नी का नाम खुशी था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। खुशी बहुत ही गरीब लेकिन नेक परिवार की लड़की थी। खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी ये सुख ही नहीं जाना कि पति होता क्या है। ओमकार जब भी अपने काम से घर वापस आता था तो पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। पत्नी को 8-10 दिन हो जाते थे, लेकिन ओमकार उससे कोई भी प्यार से बात नहीं करता था। उसने पत्नी के सुख दुख किसी भी प्रकार के कोई भी बात ना करता। अगर खुशी उससे बात करने या उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करती तो वो उसे फटकार लगा देता था। क्योंकि ओमकार पहले ही अपनी भाभी की चंगुल में फंस चुका था। जैसा भी उसकी भाभी कहती थी वो वैसे ही काम करता था। कभी पत्नी को पीटना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था। दोस्तों, जो भाभी के चक्कर में होते हैं वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आप भी देखना, कहीं आपके घर पास पड़ोस में तो ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि जब ओमकार और उसकी
भाभी खुशी को ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं। बिना किसी वजह के बात बात पर उससे झगड़ने लगते हैं। तो खुशी अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। चचेरा भाई आता है तो उसके साथ अपने मायके में ही चली जाती है। उधर ओमकार की भाभी को सिर्फ पैसे से मतलब था। वो ओमकार से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में खूब पैसा कमाते हैं। आप भी ऐसा करो, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना, पैसा कमाना। पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े की ज़िंदगी जिएंगे। फिर मुझे भी विदेश अपने साथ ले जाना। अब वो भाभी की बात को टाल ही नहीं पाता और 1-2 महीने में ही उसे वीजा मिल जाता और फिर विदेश चला जाता। अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था कि मैं विदेश में पैसा भेजता रहूँगा, आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है, अपने पति योगेश से कहती है कि जब तक ओमकार विदेश गया हुआ है, मैं उसे वापस आने से पहले बुढ़िया और बुढ़े के नाम जो भी खेती है, प्रॉपर्टी है, अपने नाम करवा लेते हैं। ये हमारे लिए भविष्य में काम आएगी। सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी तो पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसा उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वो करता है। तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, ये बोलकर कि सरकारी योजना आई है, आपको बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बातों में आ जाते हैं और धोखे में अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी खेती की जमीन, सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम कर देते हैं। और ये करवाने वाली सिर्फ ओमकार की भाभी ही होती है, जिसने दौलत का लालच अपने पति को दिया था। सब कुछ अपने नाम होने के बाद वो लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। अब जब तक बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ भी नहीं रहा, ना तो उनके पास पैसा था, ना कोई जरिया, बेचारे अपना पेट पालने के लिए गांव से थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता था, खा लेते थे और ऐसे ही अपने दिन गुजार रहे थे। उधर दोस्तों, जो ओमकार की पत्नी थी खुशी, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए तो चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताना मारने लगती है। तो खुशी एक दिन तंग आकर विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। कुछ भी करूंगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इनके साथ इस घर में रोज रोज के ताने नहीं सुन सकती। अब वो कहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम करा देती थी, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता था। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है तो क्या देखती है कि उसकी बूढ़ी सास और ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाती है और गले लगकर रोने लगती है। पूछती है, माँ बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई? सास ससुर अपनी आप बीती खुशी को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो विदेश चला गया था और तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे धोखे से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली है और हमें घर से धक्का मार कर बाहर कर दिया है। अब हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। खुशी एक नेक और साफ दिल की लड़की थी। अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा
सहारा नहीं था। कभी कभी खुशी ट्रेन में चना दाना वगैरह बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये लोग एक पन्नी का तिरपाल बनाकर नीचे फुटपाथ पर ही रात गुजार दिया करते थे। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय के बाद लगभग 2 साल बाद ओमकार को अपने घर की याद आने लगती है, तो सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं। और भैया भाभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अब वो घर आता है तो देखता है कि घर में तो ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है। पास पड़ोस के लोगों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ये मकान और जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए। यहाँ वो अब रहते नहीं हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस के एक दो आदमियों ने उसे बताया। ओमकार ने जब ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा तंग किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वो अपना सर पीटने लगता है। अब तो अपने माता पिता को खोजता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। इधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में ही उसकी पत्नी खुशी, जो कहीं से पानी लेने गई थी, अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही खुशी ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के चरणों से लिपट जाती है। उसने अपने पति ओमकार को आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वो पहले करती थी। लेकिन ओमकार ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने पति के प्रति ऐसा प्रेम देखकर उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब वो चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, ओमकार के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सब कुछ बेटा अपने नाम करवा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी थी। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि हमारी ये छोटी बहू बहुत नेक और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के ना रहते और ऐसा ही भूखे फुटपाथ पर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हारी वही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसी बहू क्या कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। ये सुनकर ओमकार रोने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, भूल हुई है, उन सब के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तो खुशी कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको भाभी ने ही अपने बस में कर रखा था। अब आपकी आंखें खुल गई हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता। तो ओमकार कहता है, अब तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, उसके पास पैसा भी नहीं था। जो कुछ पैसा था वो सभी उसने अपनी भाभी के अकाउंट में डाल रखा था। ओमकार अपनी पत्नी और माँ बाप को साथ लेकर वहां से दूसरे शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में आड़त वाले के पास पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग का काम वो करने लगता है। उसी से जो कुछ भी दिन भर में पैसा कमाता अपने घर का खर्च चला लेता। क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना अपने आप में ही एक
मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुलवा दो तो मैं सब्जी बेच लिया करूँगी। आप काम करते रहना, हमें थोड़ा और सहारा हो जाएगा पैसों का। मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हैं, ये सब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर ओमकार के पिता भी सहमति जताते हुए कहते हैं कि बेटा बहू ठीक ही कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे, धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा चल जाएगा। ओमकार मार्केट में एक अच्छी सी जगह देखकर सब्जी की दुकान डलवा देता है। उधर उसका पति मंडी में पल्लेदारी करता है और अपनी दुकान के लिए भी मुनासिब दामों में सब्जी खरीद लाता है। अच्छी बिक्री होती है, पैसा बचाने लगता है, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता है। किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था, मकान मालिक का किराया भी चुकाते हैं और एक छोटा सा 100 गज का प्लाट भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत लगन से काम करते हैं और घर भी बना लेते हैं। मंडी में काफ़ी समय से काम करने से ओमकार वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वो फिर अपनी खुद की एक आड़त खोलता है और उनका बढ़िया रोजगार होने लगता है। इतना अच्छा उनका कारोबार चलता है, उन्होंने कई प्लाट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी उसकी 2 गुना वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उधर दोस्तों योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल गए थे। योगेश के ससुराल वालों ने उनकी खूब सेवा की, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, ये कहते हुए कि जो अपने सगे भाई का ना हो सका वो हमारा क्या ही होगा। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरने को मिलेगा, और हुआ भी वही। उन्हें भी धक्का देकर घर से निकाल दिया। अब वो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए। एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। 2 2 दिन हो जाते हैं, खाना भी नहीं मिल पाता। पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे, जैसा उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया। आज वही दिन उन्हें देखने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वो किसी तरह से उसी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही योगेश और उसकी पत्नी ओमकार को आड़त पर बैठा हुआ देखते हैं, कई लोग उनके नीचे काम कर रहे होते हैं। ये नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो दोनों ओमकार के पास जाते हैं। मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे। योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है तो ओमकार रोकते हुए कहता है, भाभी दूर ही रहना, माँ बाबूजी को हाथ भी मत लगा देना। क्या किया था तुमने इनके साथ? आप लोगों ने सिर्फ पैसे के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तुम्ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था। तुमने मेरी जायदाद को हड़प लिया। अब क्या करने के लिए आए हो? यहाँ जहाँ मर्जी चाहे चले जाइए, हमसे आप लोगों का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन उनकी खराब परिस्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा ओमकार, गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, इससे भी हुई है, आखिर जो होना था हो गया, अब इन्हें माफ़ कर दें। इस पर ओमकार की पत्नी खुशी भी कहती है कि हाँ, माँ बाबूजी सही कह रहे हैं, ये जैसा भी हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही, और अगर भैया भाभी कहीं और भी काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करा दीजिए। हमारे साथ जो कुछ भी इन्होंने किया, आज उसका फल ये भुगत चुके हैं। ओमकार अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई का काम भी शुरू करा देता है। दोनों भाई अपने अपने काम को अच्छे से संभाल लेते हैं और अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं।
तो दोस्तों ये थी खुशी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।